हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मास्टर जी स्टडी में आपका स्वागत है। आप लोग गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल पढ़ रहे हैं, जिसमें आज गुप्त काल का दूसरा वीडियो है। और आज आप लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो सबसे पहले आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक 380 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु 375 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुई। तो जो बीच में 5 वर्ष का गैप है, उसमें वैसे इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन एक बहुत ही अयोग्य शासक रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, जिसने 375 ईस्वी से लेकर के और 80 तक शासन किया था। ठीक, एक तो आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त वंश अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने विजयों और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तृत किया और उन्नति के चरम सीमा पर पहुंचा दिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त के जो और नाम थे, उपनाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि कई नाम थे इनके। ठीक है, इनकी उपाधियां जो थी ये विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। विक्रमादित्य उपाधि जो थी, इन्होंने पश्चिमी शक शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उसी समय अपने सिक्कों पर व्याघ्र की आकृति अंकित करवाया था। रजत सिक्के इन्होंने चलवाए थे। इनके जो सिक्के चलते थे वह शक शासकों के अनुसार ही चलते थे। जैसे शक शासकों के हुआ करते थे, उसी तरह से इन्होंने उन्हीं का अनुकरण करके किया। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत ही कूटनीतिक और प्रशासनिक ढंग से वैवाहिक संबंधों के द्वारा, कुछ विजयों के द्वारा अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। कहा जाता है कि इनके जो दिग्विजयों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो उदयगिरी के गुहालेख से मिलती है। जो उदयगिरी का गुहालेख मिला है, वहां से इनके विजयों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक, और इनके शासन काल के संबंधित जानकारी चीनी यात्री फाहयान के यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है। अगर आपका प्रश्न कहीं बनता है कि चीनी यात्री किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कर सकते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि चीनी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत आया था। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये अपने सैन्य अभियानों और विजयों के कारण कम जाने जाते हैं, किंतु संगीत, कला और काव्य दर्शन के बारे में ज्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि ये संगीत और कला के बहुत ही प्रेमी थे। विद्वानों का संरक्षण इनको प्राप्त था। इनके दरबार में कई महत्वपूर्ण या कई महान विभूतियां रहती थी, इनके दरबार में निवास करते थे। जैसे इनके यहाँ 9 विद्वानों का एक समूह था, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक उसी प्रकार से नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी रहते थे। उन नवरत्नों में सबसे पहले आप देख लीजिए कालिदास। कालिदास का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसी पुस्तकों की रचना की जो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद धन्वंतरी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वाराह मिहिर और वररुचि, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न। ठीक, इन लोगों ने उस समय अनेक ग्रंथों की रचना की
इन ग्रंथों की संख्या लगभग 40 से भी ऊपर है। ठीक, उसके बाद जो प्रमुख रचनाएं हैं इनके शासनकाल की, जैसे पंचतंत्र हो गया, आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी, इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और चरक संहिता, चरक ने रचना की चरक संहिता, और चरक को भी आप लोग जानते होंगे, चिकित्सा का जो है इन्हें जनक कहा जाता है चरक को, तो इन्होंने चरक संहिता की रचना की। उसके बाद मेघदूत, कालिदास, मुद्राक्षर, विशाख दत्त, कादम्बरी, वाणभट्ट, रत्नावली, हर्ष, इस तरह से ढेर सारी मतलब रचनाओं का यहाँ पर उत्कीर्ण हुआ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ध्यान रखने वाली बात, या यहाँ से जो प्रश्न बनता है, प्रमुख पॉइंट है, चीनी यात्री उनके शासनकाल में भारत आया था। ठीक, उसके बाद चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। अगर आपसे पूछा जाए कालिदास किसी राज दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 412 ईस्वी तक शासन किया। उनके बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठता है। तो आइए कुमारगुप्त को देखते हैं। तो उम्मीद है हमें कि अभी तक आपको जितना पढ़ाया गया वो आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 415 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 454 ईस्वी तक शासन करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो 412 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के सिंहासनारूढ़ होने के बीच में या मध्य में जो 3 वर्ष का गैप मिलता है, उसमें कहा जाता है कि आपने नाम सुना, चंद्रगुप्त से पहले रामगुप्त नामक एक अयोग्य शासक जिसने शासन किया था, उसका पुत्र जो था उसने शासन किया। तो 415 ईस्वी में कुमारगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। और कुमारगुप्त के बारे में आपसे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि कुमारगुप्त के बारे में जानकारी हमें कहते हैं बिलसर अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से, मतलब कुमारगुप्त के बारे में जानकारी हमें बिलसर अभिलेख से मिलती है। और मंदसौर अभिलेख से यह पता चलता है कि इनका जो शासन प्रणाली था यह बहुत ही सुदृढ़ तरीके से था। इन्होंने अपने पूर्वजों के भांति, चंद्रगुप्त के भांति या समुद्रगुप्त की भांति बहुत ही सशक्त और बहुत ही बेहतरीन ढंग से शासन किया और अपने राज्य का विस्तार किया। इन्होंने अपने सिक्कों में गरुड़ के जगह पर मयूर के चिन्ह को अंकित करवाया। और सबसे बड़ी बात या सबसे मुख्य चीज यह है इनमें याद करने वाली चीज कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाया था। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, एग्जाम कोई भी हो, किसी भी कंपटीशन में ये प्रश्न आ सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासनकाल में ही स्थापित हुआ। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, जो प्रमुख बिंदु थे हमने आपको बता दिया। अब उनके बाद गद्दी पर बैठते हैं स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनमें जो प्रमुख रूप से प्रश्न बनते हैं इनसे, ये हूणों का आक्रमण, जो हूण या मलेच्छ लोग जो थे उनका आक्रमण सबसे पहले गुप्त शासकों में स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। ठीक, उसके बाद जो प्रमुख बिंदु है सुदर्शन झील का निर्माण। प्रमुख कार्य सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त ने किया था, उस झील का पुनरुद्धार या मरम्मत करवाया स्कंदगुप्त ने। जिस तरह से अशोक सम्राट सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया और उसकी मरम्मत अशोक ने, उसके बाद फिर रुद्रदामन में करवाया, और गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया और वहां पर एक विष्णु मंदिर बनवाया था। ठीक, इनके सेनापति ने करवाया था, मतलब इनका सहयोग प्राप्त था उनको। ठीक, तो स्कंदगुप्त से ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, सबसे पहले हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और उन्होंने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया या पुनरुद्धार करवाया। उसके बाद
इनके विदेशी शासकों से भी संबंध स्थापित थे। चीनी शासक के पास इन्होंने 466 ईस्वी में अपना दूत मंडली भेजा था, जिससे यह साबित होता है कि विदेशों में भी इनके मैत्रीपूर्ण संबंध रहे होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो बताया गया वो अपने को अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप लोगों को ध्यान रखना है, कुमारगुप्त से इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और स्कंदगुप्त से हूणों का आक्रमण इनके शासनकाल में हुआ। इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया और चीनी शासक के पास 466 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूत मंडली भेजी। उसके बाद धीरे धीरे गुप्त वंश जो है वो क्षीण होने लगा, शक्तिहीन होने लगा, जिसका प्रमुख कारण माना जाता है हूणों का आक्रमण। कहा जाता है कि हूणों ने बार बार आक्रमण करके इनकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दिया था। ठीक, यही कारण बना इनके पतन का। इनके अंतिम समय में प्रमुख रूप से कई राजवंश उभर करके सामने आए, जिन्होंने छोटे छोटे अपने राज्य स्थापित कर लिए। उनमें से कन्नौज के मौखर और वर्धन वंश, इनसे आगे चल करके महान सम्राट हर्षवर्धन सामने आते हैं। ठीक, तो इस तरह से एक गुप्त वंश भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से एक स्वर्ण युग कहलाया। गुप्त वंश में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। स्थापत्य कला और मूर्ति कला के दृष्टि से भारत का वह स्वर्ण युग कहा जाता है। तमाम प्रकार के इमारतें, तमाम प्रकार के नए प्रयोग किए गए, तमाम ढेर सारे मंदिर, ढेर सारी पुस्तकों की रचनाएं हुई। ठीक, तो इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त आदि शासकों ने मिलकर के गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल बना दिया। इस वंश में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। प्रमुख रूप से 3 फसलें हुआ करती थी इनके यहाँ, गन्ना या ईख, जौ और चावल की खेती। उसके बाद इनके यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी। मतलब मौर्यकालीन तुलना में कुछ दयनीय हुई स्थिति स्त्रियों की, लेकिन फिर भी इनके यहाँ स्त्रियों का सम्मान होता था, उनको शिक्षा प्राप्त करने का और अपने तौर तरीके से जीवन जीने का पूरा अधिकार प्राप्त था। इनके यहाँ आचार्य, प्रधानाध्यापिका जैसे शब्द मिले हैं। इससे यह साबित होता है कि इनके यहाँ की महिलाएं विदुषी हुआ करती थीं और वो स्कूल कॉलेजों में शिक्षक या शिक्षण कार्य करने भी जाती थीं। लेकिन बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा का कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इस तरह से एक स्वर्णकालीन शासनकाल या राजवंश का शासन समाप्त होता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, इन लोगों ने मिलकर के भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल में शासन किया और इस तरह से चंद्रगुप्त मतलब गुप्त काल समाप्त होता है। अब आपसे अगले वीडियो पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।